हेलो एवरीवन। एनी एजुकेशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान की जो कि कक्षा 6वीं की है, आज हम इसका अध्याय 2 हमारे अतीत का अध्याय 2 राजा और उनके राज्य। जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में हमें 3 पुस्तकें प्रदान की गई हैं, उसमें से हमारा अतीत उसका अध्याय 2 राजा और उनके राज्य। हम देखेंगे कि इनके प्रश्न के उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं एवं हम उन्हें समझने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित किस स्थान पर मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है? तो देखिए, ये जो चोल शासक हैं राजराज और राजेंद्र प्रथम, इन्होंने कौन से स्थान पर जो मंदिर और मूर्ति कला की इनके जो मंदिर हैं वह हमें स्थान बताना है। तो वह स्थान है तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम। तो इस प्रकार से हमारा इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर का, तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम। प्रश्न क्रमांक 2 है, जिसमें पूछा गया है कि चोल काल में नाडु कहा जाता था। तो हमें इसमें ये बताना है कि नाडु शब्द का उपयोग किसके लिए होता था। तो जो गांव का समूह होता था उसके लिए नाडु कहा जाता था, गांव के समूह को कहा जाता था नाडु। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, गांवों का समूह। प्रश्न क्रमांक 3, इसमें पूछा गया है कि गंगा घाटी में गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश के शासक सदियों तक किस नगर पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ते रहे? तो देखिए, ये शासक हैं गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश। ये जो तीनों वंश के शासक हैं ये आपस में कई पीढ़ियों तक लड़ते रहे। पहले आगे राजा के पुत्र, फिर उनके पुत्र, ऐसे इनके कई पीढ़ियों तक कन्नौज के लिए इनके बीच में लड़ाइयाँ चलती रहीं। तो हमें इसमें वही नगर बताना है कि किस नगर के लिए इन तीनों वंश के शासकों में लगातार लड़ाइयाँ होती रहीं। तो वह जो स्थान है, नगर है, वो कन्नौज है। चलिए अगला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि 9वीं शताब्दी में तमिलनाडु में नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो इसमें किया जाता था हौज का प्रयोग। तो विकल्प नंबर डी हमारा सही उत्तर है, हौज का। अगला प्रश्न है, जिसमें नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए, यह कृति किस राजवंश से संबंधित है? तो इसमें हमें जो ये चित्र दिया गया है ये देखना है और बताना है कि यह किस राजवंश से संबंधित है। तो यह जो कृति है ये है राष्ट्रकूट वंश से संबंधित। किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट वंश से। चलिए अब हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें पहला रिक्त स्थान है ए नंबर का। इसमें पूछा गया है कि धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में खालिस्तान के कामकाज में नियंत्रण हासिल था। तो केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु, जिसे हमने अभी देखा था, नाडु जिसे कि गांव के समूह को नाडु कहा जाता था, इसी नाडु को कामकाज में नियंत्रण हासिल था। चलिए अगला खालिस्तान है बी नंबर का। इसमें पूछा गया है कि सबसे शक्तिशाली चोल शासक खालिस्तान को माना जाता है। तो राजराज प्रथम को सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। अर्थात चोल वंश में जितने भी शासक हुए उस वंश में सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक कौन हुआ? राजराज प्रथम। चोल काल में व्यापारियों के संघ को खालिस्तान कहते थे। तो चोल काल में जब चोल राजाओं का शासन था उस समय पर व्यापारियों के संघ को कहा जाता था नगरम। क्या कहा जाता था? नगरम। डी नंबर का रिक्त स्थान है। इसमें पूछा गया है कि तमिलनाडु में खालिस्तान वंश के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए विभिन्न सूचक शब्द मिलते हैं। तो तमिलनाडु में चोल वंश के अभिलेखों में, कौन से वंश के अभिलेखों में? चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न प्रकार के करों के लिए
विभिन्न सूचक शब्द मिलते हैं। ई नंबर का रिक्त स्थान है, इसमें पूछा गया है कि 9वीं सदी के मध्य में विजयालय ने खालिस्तान शहर और खालिस्तान देवी का मंदिर बनवाया था। तो 9वीं सदी के मध्य में विजयालय ने तंजावुर शहर और निशुंभ शूधनी देवी का मंदिर बनवाया था। तो इस प्रकार से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेना है। चलिए, अब प्रश्न क्रमांक 7, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने अपने सामंत के रूप में किन्हें मान्यता प्रदान की थी। तो 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजाओं ने बड़े बड़े भूस्वामियों और योद्धाओं को अपने सामंत के रूप में मान्यता प्रदान की थी। इन्हीं लोगों को, जिनके पास जो भूस्वामी होते थे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थी, ज़्यादा ज़मीनों के जो स्वामी होते थे, भूमि होती थी, उन्हीं को, और जो योद्धा होते थे उन्हें सामंत बनाया था 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में। चलिए, अगला प्रश्न है कि चौहान शासकों का राज्य विस्तार किन किन क्षेत्रों में था। तो देखिए, चौहान शासकों का राज्य विस्तार दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर था। तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, इसमें पूछा गया है कि चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों के सबसे विशिष्ट या प्रमुख क्या था। चोल मंदिर के साथ मतलब इतनी क्या विशेषता थी इनकी कि यह इतने प्रसिद्ध थे। तो हमें बताना है कि चोल मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट कांस्य प्रतिमाएं थी। चोल मंदिर के शिल्पों में सबसे विशिष्ट क्या थी? कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम था, क्योंकि आज भी चोलकालीन कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य मतलब कांसे की प्रतिमाओं, कांस्य प्रतिमाओं में आती हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग किया गया। तो हम बताएंगे कि कल्हड़ द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखने के लिए शिलालेखों का, दस्तावेजों का, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों सहित अनेक तरह के स्रोतों का उपयोग किया गया। इसका अर्थ है कि जो कल्हड़ है ये एक इतिहासकार हैं। इन्होंने जो कश्मीर है, कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखा है कि यहाँ पर इनका शासन कैसा था। तो इसके लिए इन्होंने जानकारी कहाँ से एकत्रित की, क्या क्या इन्होंने स्रोत लिए। तो इन्होंने शिलालेखों और दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों, कुछ लोगों से बात करके जो उस समय के प्रत्यक्षदर्शी थे, और इस प्रकार से इनने कश्मीर का इतिहास लिखा है। किन्होंने? कल्हड़ ने। चलिए, अगला प्रश्न है कि चोल शासन में सभा की सदस्यता के लिए क्या अर्हताएं थीं। तो यदि हम चोल राज्य की बात करें, जब चोलों का शासन था, तो उत्तर मेरूर अभिलेख है, इसके अनुसार सभा की सदस्यता के लिए जो चोल शासन में जो अर्हताएं बताई गई हैं सभा की सदस्यता के लिए, वह निम्न प्रकार से हैं। इसमें बताया गया है कि इसमें आयु 35 से 70 के बीच होना चाहिए। जो सभा का सदस्य बनना चाहता है, उनकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता हो। 35 से 70 वर्ष की आयु होना, और करदाता होना चाहिए, वो भू राजस्व देता हो, भूमि का स्वामी होना चाहिए। नंबर 3, उनके पास अपना घर होना चाहिए। नंबर 4, वेदों का एवं प्रशासनिक मामलों की जानकारी होनी चाहिए। यदि कोई पिछले 3 साल से किसी समिति का सदस्य रहा है, तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता था। तो इस प्रकार से आपको ये 6 अर्हताएं याद रखनी है कि 35 से 70 वर्ष के बीच की आयु, भूमि का स्वामी होना, करदाता होना, उनके पास अपना घर होना चाहिए, वेदों एवं प्रशासनिक मामलों का ज्ञाता होना चाहिए, और यदि 3 साल से किसी समिति का सदस्य, तो दोबारा वो सदस्य नहीं बन सकता था। तो इस प्रकार से सदस्य, जिनके पास ये योग्यताएं हैं, वही सभा का सदस्य बन सकता था। चलिए, अगला प्रश्न है कि
उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों के अनुसार समिति के चयन का कौन सा तरीका अपनाया जाता था। ये तो हमने अभी बात की योग्यताओं की, लेकिन इनका किस प्रकार से ये चयन करते थे, हमें इनकी चयन प्रक्रिया बतानी है। तो देखिए, उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार समिति की सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के एक बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। जिसके नाम की टिकट निकलती थी उसे उस पद की सदस्यता दे दी जाती थी। जैसा कि आज हम कभी अपनी क्लास में भी पर्ची सिस्टम करते हैं, उसी प्रकार का इसमें उन सदस्यों के नाम लिख दिए जाते थे जो योग्य होते थे, और इनको वो कागज पर नहीं ना लिख करके तालपत्र पर लिखे जाते थे और मिट्टी के एक घड़े में बर्तन में रख दिए जाते थे और उनको एक के बाद एक निकाला जाता था। तो इस प्रकार से जो चोल शासन है उसमें समिति के चयन में ये तरीका अपनाया जाता था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13 कि चोल राजाओं के समय विकसित स्थापत्य एवं मूर्ति कला की विशेषताएं लिखिए। तो चोल राजाओं के समय हमें स्थापत्य कला और मूर्ति कला के विषय में बताना है। तो स्थापत्य कला, चोल राजाओं ने भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया था चोल राजाओं ने, जिसमें राजेंद्र प्रथम द्वारा गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर एवं राजेंद्र प्रथम द्वारा कौन सा, गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर एवं राजराज प्रथम द्वारा भी बनवाया गया जो तंजावुर का मंदिर है, तंजावुर का मंदिर राजराज द्वारा बनवाया गया था। ये स्थापत्य कला के सुंदर नमूने हैं जो कि चोल राजाओं के द्वारा बनवाए गए। यदि हम मूर्ति कला की बात करें तो इस समय पर जो प्रतिमाएं बनती थी वो कांस्य की बनती थी। तो इस समय की निर्मित कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं, और इस समय पर मुख्य रूप से देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिलती हैं। और सबसे प्रसिद्ध इस समय की यदि मूर्ति की बात करें तो नटराज की मूर्ति है जो चोलकालीन कांस्य प्रतिमा बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से आप इनके उत्तर लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग द्वारा किए गए अनुष्ठान का विवरण लिखिए। तो देखिए, दंती दुर्ग है जो एक राष्ट्रकूट शासक था। कौन था दंती दुर्ग? राष्ट्रकूट शासक। तो इसने दंती दुर्ग ने चालुक्य राजाओं को हराया था और हरा करके हिरण्यगर्भ नाम का अनुष्ठान किया था। हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है सोने का गर्भ। तो इस प्रकार से दंती दुर्ग ने ये एक अनुष्ठान किया था जिसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है। और इस अनुष्ठान को करने से होता क्या था कि इसे ब्राह्मणों की सहायता से किया जाता था, और इस अनुष्ठान को करने वाला यदि जन्म से क्षत्रिय नहीं है, चूंकि दंती दुर्ग जन्म से क्षत्रिय नहीं था, यह एक ब्राह्मण था, परंतु यह क्षत्रिय बनना चाहता था, इसी कारण इसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करवाया था, और इसको करने से वह क्षत्रित्व अर्थात क्षत्रिय बन जाता था, और दंती दुर्ग ने ब्राह्मण वर्ण से क्षत्रिय वर्ण में आने के लिए यह अनुष्ठान करवाया था। तो इस प्रकार से आप इसमें बता सकते हैं कि चालुक्य राजाओं को हराकर दंती दुर्ग ने कौन सा अनुष्ठान किया था। तो कौन सा अनुष्ठान? हिरण्यगर्भ। किस लिए किया था? ब्राह्मण वर्ण से क्षत्रिय वर्ण में आने के लिए। चलिए अब हम देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15। इसमें पूछा गया है कि चोल राजाओं के समय कृषि एवं सिंचाई की क्या व्यवस्था थी। तो चोल राजाओं के समय में भूमि राजाओं द्वारा दान में दे दी जाती थी, जिसे किसान कटीली झाड़ियां लगाकर सीमांकित करता था, अर्थात बाउंड्री बना लेता था और अपनी फसलें उगाता था। सिंचाई के लिए भी कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ क्षेत्रों में कुएं खोदे गए थे और बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब भी बनाए गए थे, जिनका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न है कि चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो इस समय पर
जो चोल शासन था, इस समय पर समृद्ध गांव होते थे जो उनके समूह को नाडु कहा जाता था। और नाडु और ग्राम परिषद न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। और राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की जो नियुक्ति है वो सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी और ये प्रायः वंशानुगत होती थी। वंशानुगत का मतलब है कि जब जैसे कोई एक किसी पद पर आ गया तो आगे उसका पुत्र भी उसी पद पर रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो नियुक्तियां हैं ये वंशानुगत होती थी और कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन पदों पर होते थे। तो चलिए, इस प्रकार से हमने इस अध्याय 2 के सभी प्रश्न देख लिए कि हम उनके उत्तर किस प्रकार से लिख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एनी एजुकेशन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।